altitude plane, and there you see it on. Great view there of the reefing on this parachute. Brace for splashdown. In the Gulf of America, off the coast of ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सुनीता रिटर्न्स। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यही है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी न्यूज पर लगातार ये स्पेशल कवरेज जारी है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें ये अच्छी और बड़ी खबर जाननी चाहिए। मैं रूबरू करा देती हूं आपको। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, उनकी सफल वापसी हुई है अंतरिक्ष से। सुनीता की वापसी का मिशन सफल रहा है। सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ गई हैं। स्पेस स्टेशन से सकुशल वापस लौटी हैं सुनीता विलियम्स, और यह मुमकिन हो पाया स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग की बदौलत। तो गई तो थी महज 8 से 10 दिन के लिए अंतरिक्ष में, लेकिन कुछ ऐसी वजह बनी कि 9 महीने बाद धरती पर यह वापसी सुनीता विलियम्स की जो आज हुई है। फ्लोरिडा में ये ड्रैगन यान, इसकी सफल लैंडिंग हुई समंदर में। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स। 9 महीने बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर आई, और यही आज की सबसे बड़ी खबर। ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दिन की सबसे बड़ी तस्वीर है। धरती पर सुनीता विलियम्स की ये पहली तस्वीर 9 महीने बाद जब धरती पर पहुंची है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से, तो ये पहली तस्वीर जब वो इस ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकली। देखिए किस तरीके से एक स्लाइडर के जरिए पहले बाहर निकाला गया सुनीता विलियम्स को, और फिर वहां सहारा देकर सुनीता विलियम्स को इस व्हीलचेयर पर बिठाया गया और फिर उनको आगे लेकर जाया गया। तो सुनीता विलियम्स जब ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकल रही थी, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। इतिहास है ये जो आप अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स, 9 महीने बाद धरती पर आई हैं, और सुनीता विलियम्स के साथ अमेरिकी एस्ट्रोनॉट बच विल्मोर, निक हेग और रूस के एस्ट्रोनॉट एलेक्जेंडर गोर्बनोव भी सकुशल धरती पर लौटे हैं। इस बीच ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वापसी का जो सफर सुनीता विलियम्स का रहा, उसी को बयां करती 3 तस्वीरें हैं। पहले तो देखिए किस तरीके से ये सुबह के 2:15 बजे के आसपास का समय था जब ये ड्रैगन कैप्सूल वायुमंडल में एंटर हुआ, और जैसे ही ये वायुमंडल में एंटर हुआ पृथ्वी के, उसके बाद देखिए किस तरीके से लैंडिंग के नजदीक आते आते जो पैराशूट्स थे वो खुल गए, और फिर फ्लोरिडा के समंदर में इसकी सकुशल लैंडिंग, जिसको स्प्लैश डाउन कहा जाता है। समंदर में आकर सीधे ये कैप्सूल उतरा, और इसीलिए ये स्प्लैश डाउन फ्लोरिडा के समंदर में सकुशल लैंडिंग ड्रैगन कैप्सूल की। और फिर 3:27 पर आप देख रहे हैं कि ये ड्रैगन कैप्सूल जो है फ्लोरिडा के समंदर में स्प्लैश डाउन कर चुका था। लेकिन जो पहली तस्वीर सुनीता विलियम्स की देखने के लिए मिली, वो 4:22 वाली तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि 3:27 पर इस कैप्सूल के लैंड होने के बाद काफी देर तक इसको पानी में ही रहने दिया गया। उसके बाद इसको जो वहां पर रेस्क्यू बोट थी वहां तक लाया गया, और ये देखिए वो घड़ी जब ये स्प्लैश डाउन हो रहा था, उस समय की तस्वीर। And splashdown, Crew 9 back on Earth. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. Florida. 200 meters. Brace for splashdown. And splashdown, Crew 9 back on Earth. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast.
तो आपने देखा किस तरीके से ये सफल स्प्लैश डाउन रहा और ये जो ड्रैगन कैप्सूल है वो आईएसएस के क्रू 9 जो था उसको लेकर वापस धरती पर लौटा है और स्पेस स्टेशन से सभी को सकुशल धरती पर लेकर आया है। यही वो तस्वीरें हैं जिनका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आखिरकार आज वो इंतजार खत्म हुआ है। पूरी दुनिया इस मिशन की सफलता के लिए दुआएं कर रही थी और वो सारी दुआएं और वैज्ञानिकों की जो मेहनत है आखिरकार वो रंग लेकर आई है। सुनीता विलियम्स समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स क्रू 9 का जो हिस्सा वो सही सलामत धरती पर वापस आ गए और इतना ही नहीं, आईएसएस पर जो क्रू 10 है अब उसने इनको रिप्लेस कर दिया है। उसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो अब आईएसएस पर रहेंगे, क्रू 10 का जो हिस्सा है। खैर, सुनीता विलियम्स पिछले साल 5 जून 2024 की तारीख थी जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी और देखिए जो उनका मिशन था वो महज 8 दिन के आसपास का था, लेकिन उन्हें लेकर बोइंग का जो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट गया था उसमें अचानक से तकनीकी खराबी आ गई थी और इसी के चलते उनकी वापसी जो है वो टल गई, वापसी लंबी होती गई और तब से यानी पिछले साल 5 जून 2024 से सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही थी। तो कुल मिलाकर 287 दिन वहां फंसी हुई थी एक तरीके से सुनीता विलियम्स, या फिर यूं कहें कि वहां पर अपनी लगन से विज्ञान को और मानवता को आगे बढ़ाने के काम में जुटी हुई थी सुनीता विलियम्स। आज उन्हें स्पेसएक्स के ड्रैगन यान के जरिए सही सलामत वापस धरती पर आखिरकार लाया गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। स्पेस साइंटिस्ट सौम्य दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही पीके घोष स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। पीके घोष सर से शुरुआत करते हैं हम। सर, बधाई के साथ शुरुआत करना चाहेंगे आप अपनी बात की? हाँ जी हाँ, मैं तो सबको एक पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को एक बहुत बधाई दूंगा, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हर फ्लाइट एक बधाई देने के लिए है। खाली ये सुनीता विलियम्स वाला नहीं, जो भी फ्लाइट होता है जो वापस आता है और सक्सेसफुली कंप्लीशन हो जाता है, इसके पीछे कितना बड़ा टीम वर्क है। आप लोग तो खाली सामने एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो जाते हैं वहाँ पर इतने सारे वैज्ञानिक हैं, टेक्नीशियंस हैं, हजारों लोग हैं जिसके पीछे हर एक छोटी बात को वो देखते हैं और परखते हैं, उसके बाद ही ये पूरा सक्सेसफुल होता है। तो मैं तो सभी को, पूरे टीम को बधाई दूंगा। बहुत अच्छी बात सर आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा सौम्य दत्ता सर के पास चलते हैं, लेकर दर्शकों को। स्पेस साइंटिस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जिस बात का जिक्र यहाँ पर पीके सर कर रहे थे, सौम्य सर, मुझे ध्यान आ रहा है कि क्रू 10 जब पहुंचा वहां पर आईएसएस पर, उसकी तरफ से भी यह बात कही गई कि साहब दूसरों की महानता की वजह से ही हम और महान बनते हैं और मानवता और विज्ञान को आगे बढ़ाने में हम कामयाब होते हैं। तो ये वही सिलसिला है जो आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी के साथ। देखिए, ये बात सही है 100%, क्योंकि ये कोई डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स है वो उनके एक तो सिलेक्शन में, उनको चयन करने में बहुत ध्यान दिया जाता है। जो कोई भी ऑर्डिनरी आदमी जो बहुत सारे झेल नहीं सकते हैं, जिनको बहुत शारीरिक और मानसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोगों को पहले तो चुना नहीं जाते हैं। क्योंकि आपने देखे होंगे जो एस्ट्रोनॉट्स में ज़्यादातर पहले जो होते थे फाइटर पायलट्स होते थे, बा कोई एक्स्ट्रा मैंने बहुत टफ काम में जो जुटे हुए हैं। दूसरा, इनको लंबा दौरान ट्रेनिंग होता है जी। इसमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग सब कुछ होता है, प्लस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। आज के दिन में कोई भी एस्ट्रोनॉट सिर्फ एडवेंचरर नहीं होता है, साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी रहता है बहुत सारे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करने का भी, जो काम में आएगा हमारा आगे चलते हुए। लेकिन साथ साथ ये बात बहुत ज़रूरी है, जो इसका पीछे जो बहुत बड़ा हजारों लोगों का टीम जो घोष साहब ने बोला है, वो बहुत उनका कंट्रीब्यूशन जो सामने नहीं आते हैं ज़्यादा, जिसलिए नासा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया जो हमारी पूरी टीम को बधाई है। ये आपको कोई भी ऐसे बड़ा मिशन में सिर्फ जो सामने है वो तो फ्रंट लाइनर है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन सभी लोगों को काम है और ये बिना इनका ये सब नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात मैंने फिर से बोलना चाहूँगा, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेशली चयन करना और लंबा दौरान से ट्रेनिंग करना, इस ढंग का कंडीशन के लिए उनको तैयार किया जाता है। और इसमें आप बहुत पहले चले जाइए, अपोलो 13 का बाद यदि आप देखेंगे, जो मिशन बेसिकली फेलियर हुआ था,
लेकिन मूनलैंडर जैसे उतना छोटा एक मॉड्यूल को मॉडिफाई करके फिर तीनों लोग उसके अंदर गए, मेन स्पेसक्राफ्ट को छोड़ के, अपोलो को छोड़ के, और उसके अंदर फिर धरती में चंद्रमा से वापस आए। यहाँ से आप सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब बहुत निचली धरती का ऑर्बिट जो 300 से 1000 किलोमीटर का है, उससे वापस आने का बात हो रहा है। अब चंद्रमा का ऑर्बिट से जो अपोलो 13 वापस आया था, वो इससे काफ़ी ज़्यादा रिस्की था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का मिशन था, बहुत ज़्यादा इनोवेशन उसमें करना पड़ा। और तब का दिन में इस ढंग का स्पेसएक्स और स्टारलाइनर, ये सब, इनका ड्रैगन क्रू मॉड्यूल, ये सब नहीं था। तो ये स्पेस एक्सपीडिशन का, स्पेस एक्सप्लोरेशन का ये एक इनबिल्ट हिस्सा है। जो इस ढंग का मुश्किलें आ सकते हैं, और सबसे बड़ा काम और इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि साहब न सिर्फ शारीरिक बल्कि जो मानसिक मजबूती है उसके आधार पर पहले चयन होता है और फिर उसी तरीके से आगे और ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि आप देखिए ना, इस मिशन में भी जब सुनीता विलियम्स गई थी तो महज 8 से 10 दिन के लिए थी, लेकिन यहां पर उनको आईएसएस पर रुकना पड़ गया 9 महीने, और आखिरकार आज वो घड़ी आई है जब सकुशल उनकी वापसी हुई है। जरा सा घोष सर के पास आपको लेकर चलेंगे। और घोष सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सुनीता विलियम्स की वो जो पहली तस्वीर आज नजर आई जब वो पृथ्वी पर वापस लौटी हैं, तो बैठी हुई तस्वीरें हैं। मतलब उस ड्रैगन यान से भी जब बाहर निकल रही हैं तो ऐसे स्लाइड करते हुए से निकली, उसके बाद उनको वो व्हील चेयर पर बिठाया गया। मुझे लगता है आपको दर्शकों को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि साहब बाहर निकल आई तो फिर अपने पैरों पर चलकर क्यों नहीं गई हैं आगे। तो जरा बताइए इसके बारे में, किस तरीके से वो जो माइक्रोग्रेविटी होती है उसकी वजह से शरीर में बदलाव या फिर शरीर में कमजोरी, कि इस समय इस स्थिति में शायद नहीं है सुनीता विलियम्स कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। घोष सर। जी हाँ, देखिए, ये फिजिकली हर एक ऑर्गन पर इफेक्ट करता है। मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा, जैसे बेबी फुट, बड़े बड़े, मैं हार्ट के बारे में और किडनीज के बारे में थोड़ी देर में आऊँगा जी, लेकिन सबसे पहले कहता हूँ कि बेबी फुट वो चल क्यों नहीं पाई। क्या होता है वहाँ पर स्पेस स्टेशन में, उनको चलने, वो तो उड़ते रहते हैं, मतलब वो ग्रेविटी नहीं है, माइक्रो ग्रेविटी है। तो वो जो नॉर्मल हम पृथ्वी पर चलते हैं वो वहाँ पर नहीं करते। तो बच्चों के तरह जो सोल्स होते हैं वो एकदम मतलब मुलायम हो जाते हैं। उस पर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एकदम पैर के नीचे एकदम बच्चों की तरह वो हो जाए, लेकिन चलने में मुश्किल होता है। ये सब वापस आकर रिवर्स हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे ये फिर चिकन लेग्स क्या है, वो उसी तरह बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं वो दूसरे जगह चले जाते हैं, और हमारे जो मांसपेशियां हैं, हमारे जो मसल्स हैं, उन पे डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि उन पर स्ट्रेस नहीं होता है। तो काफ़ी बड़ा डिग्रेडेशन होता है, और इसीलिए चलना इतना आसान नहीं है। और फिर देखते हैं कि हार्ट का जो बीटिंग है, मतलब वो बीट करता रहता है, वो धड़कता रहता है, वहाँ पर इतना धड़कन, वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। तो जो खून जो है कुछ आसानी से बहता है। तो इसमें हार्ट पर इफेक्ट होता है, किडनी पर स्टोन्स होने का इफेक्ट होता है, क्योंकि यूरिन इतनी आसानी से नहीं निकलता। फिर आँखों पर ग्लूकोमा का प्रॉब्लम होता है। तो समझिए ऑलमोस्ट हर ऑर्गन पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रेडिएशन। 3 तरह के रेडिएशन होते हैं, मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन रेडिएशन जो होता है अंतरिक्ष में वो बहुत ज़्यादा है। कुछ हजार, जैसे 3 या 5 हजार तक एक्सरे, अगर आप चेस्ट एक्सरे ले, जितना रेडिएशन होगा उतना रेडिएशन उनको मिलता है। अभी आप सोच ही सकते हैं क्या होता होगा। इसमें क्या होता है, जो डीएनए है, आदमी का जो डीएनए है वो बदल जाता है। तो कहते हैं कि जब वो पृथ्वी पर वापस आते हैं वो तो डीएनए ठीक हो जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आदमी लंबा भी हो जाता है, जिसको लंबा होना है उसे स्पेस पे जाना चाहिए, लेकिन वो जब वापस आते हैं उसका कद छोटा हो जाता है। तो अच्छा, क्या हुआ जब वो सुनीता विलियम्स को इसीलिए वो खुद मैं तो सोच रहा था कि उसको वो घसीट कर जब लाए, वो भी नहीं करना चाहिए।
रूसी लोग क्या करते हैं, एक टेंट के माफिक एक पूरा कैप्सूल होता है, उसके अंदर उसको डाल देते हैं और फिर निकालते हैं। अभी ये नासा का एसओपी, स्टैंडर्ड एसओपीज है सब चीज़ के लिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कि इस बैंड में ये करेंगे, ये, और इस बार तो अच्छी तरह खुल गया, वो हैच भी खुल गया और सब कुछ ये ठीक हो गया। तो उनको मेरे ख्याल में घसीट के लाए थे, फिर स्ट्रेचर में डालकर वो अंदर लेके जाएंगे, वहाँ पर कुछ मेडिकल डॉक्टर उन्हें देखेंगे जी। फिर बाय हेलीकॉप्टर उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके जाएंगे, मेडिकल सेंटर में मैं लेकर बाद जाया में जाएगा। इसके इस पर मैं आगे सर आपसे ठीक और है। जानकारी लूंगी जी और हाँ। साथ ही साथ हम जानेंगे किस तरीके से कुछ और एड ऑन इस पूरे मामले में करेंगे दत्ता सर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। जो वादा किया उसे निभाया, ये व्हाइट हाउस की तरफ से देखिए बयान सामने आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का वचन दिया था। अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित ढंग से अमेरिका की खाड़ी में उतरे हैं। मस्क, स्पेसएक्स और नासा को धन्यवाद। ये व्हाइट हाउस की तरफ से आधिकारिक बयान जो जारी किया गया है, जिसमें मस्क, स्पेसएक्स और नासा को धन्यवाद दिया गया है, थैंक यू बोला गया है, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया उसको यहां रेखांकित करके ये बताने की कोशिश दुनिया को कि देखिए ये वो वचन है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पूरा किया है। सुरक्षित वापसी करवाएंगे वो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जो आईएसएस पे फंसे हुए हैं। ये वादा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो किया गया था वो वादा पूरा उन्होंने करके दिखाया है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से आधिकारिक बयान। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और एलन मस्क जो हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए स्पेसएक्स और नासा के वैज्ञानिकों को बधाई। मिशन को प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद। Congratulations to the SpaceX and NASA teams for another safe astronaut return. Thank you, President of America, for prioritizing this mission. ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि प्राथमिकता देने के लिए इस मिशन को धन्यवाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है इसको लेकर जरा सा दत्ता सर से एक रिएक्शन लेंगे। सर, पैसा कुल मिलाकर यहां पर एक यात्री को वापस लेने में जिस तरीके का पैसा खर्च हुआ है, कहीं ना कहीं वो पैसा खर्च करने को लेकर जो सहमति दी गई, जो विल पावर, जो इच्छा शक्ति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जताई गई, उसी को लेकर ये एलन मस्क का जो धन्यवाद है डोनाल्ड ट्रंप को, इसको देखा समझा जाए। देखिए, ये थोड़ा सा गलत फहमी होगा क्योंकि कोई भी एस्ट्रोनॉट फंस जाए एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो या कोई और स्पेसक्राफ्ट में, उसके लिए उस देश व उस स्पेस एजेंसी और उस देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर, उनको प्राथमिकता बन जाते हैं। क्योंकि यदि ये नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ा एक बदनामी होगा और इसमें फ्यूचर में, भविष्य में स्पेस एक्सपीडिशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा बाधा बन जाएगा। आप याद कीजिए जब चैलेंजर डिजास्टर हुआ था उसके बाद बहुत साल तक नासा का इस ढंग का स्पेस एक्सप्लोरेशन में थोड़ा पाबंदी आ गया था, थोड़ा काफ़ी उनको बजट कट भी हुआ था, काफ़ी बदनामी भी हुआ था। तो इसीलिए मेरे लगता है कि ये जो प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद तो हम सभी करते हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र के लिए प्राथमिकता ना देने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये ऑर्डिनरी किसी भी हर लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स है और फंसे हुए हैं वो पब्लिक लाइमलाइट है, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन वो जिस तरीके से पूरा का पूरा वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बदल गया ना कि बाइडेन साहब के समय में वो गई थी और उनको 8 से 10 दिन के अंदर आ जाना था, लेकिन वो आ नहीं पाई और अब 9 महीने के बाद भारत की बेटी सुनीता सुरक्षित वापसी धरती पर हुई है अंतरिक्ष से। तो अंतरिक्ष में 9 महीने रहने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौटी है भारत की बेटी सुनीता अंतरिक्ष विजेता बनकर। और इस बीच ये 3 तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से वो यान, ड्रैगन यान, जिसमें सुरक्षित अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटी हैं सुनीता विलियम्स, वो सुबह 2:15 बजे वायुमंडल में एंटर करता है और फिर 3:27 पर फ्लोरिडा के समंदर में स्प्लैश डाउन, और सुबह 4:22 इस ड्रैगन कैप्सूल से सुनीता विलियम्स बाहर आती हुई उनकी पहली तस्वीर। भारत की बेटी की अंतरिक्ष विजय, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। High altitude planes, and there you see it at the Dragon spacecraft traveling 16 miles per hour when it's on this parachute.
Brace for splashdown. An amazing. भारत की बेटी की अंतरिक्ष विजय की ये बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। भारत की बेटी अंतरिक्ष की परी बनकर सकुशल वापस धरती पर लौटी है। सुनीता विलियम्स की मैं बात कर रही हूं, जो गई तो थी महज 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, लेकिन लग गए 9 महीने धरती पर वापसी करने के लिए। और ऐसे में तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं सुनीता विलियम्स का ये पूरा सफर। Expect nominal altitude for drogue chute deployment. 57. देख रहे हैं वायुमंडल में जब प्रवेश किया है ड्रैगन यान ने, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और इसके कुछ देर बाद 2 पैराशूट्स खुलते हैं और फिर जब पृथ्वी से फासला और कम रह जाता है तब 4 पैराशूट्स खुले हुए आपको नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे कर ये समंदर में लैंडिंग, जिसे स्प्लैश डाउन कहा गया। देखिए किस तरीके से सुरक्षित फ्लोरिडा का ये समंदर जहां लैंड किया, उसके बाद जो रिकवरी जहाज वहां पहले से ही फ्लोरिडा के समंदर में मौजूद था, वहां पर इस ड्रैगन यान को उठाकर लाया गया। देखिए आप, रखा जा रहा है ड्रैगन यान इस रिकवरी जहाज पर, और फिर इस रिकवरी जहाज का जो दरवाजा है वो खुला और एक एक कर जो एस्ट्रोनॉट्स उसमें मौजूद थे उनके बाहर निकलने का सिलसिला, जिसमें निक हेग को आप देख रहे हैं। सबसे पहले वो बाहर निकले, इसके बाद अलेक्जेंडर गोर्बनोव दूसरे स्पेस यात्री जो बाहर निकले, और फिर बारी आई सुनीता विलियम्स की। तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स इस ड्रैगन यान से बाहर आई, और ये वो तस्वीर जिसने सभी में खुशी की लहर भर दी। बुच विल्मोर चौथे स्पेस यात्री जो सुरक्षित वापस बाहर लौटे। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स लगातार 9 महीने तक वहीं आईएसएस पर थे और दोनों एक टीम के तौर पर गए थे। आईएसएस में महज 8 से 10 दिन का मिशन था, लेकिन तकनीकी खराबी क्योंकि उस यान में आ गई जिसके जरिए गए थे, इसीलिए वापसी तय वक्त पर संभव नहीं हो पाई। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। सौम्य दत्ता जी स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पीके घोष सर स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और लीजिए एक और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, डॉक्टर धीरज कौल। बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। डॉक्टर धीरज कौल, अभी कुछ देर पहले घोष सर मुझे बता रहे थे बॉडी पर किस तरीके का असर पड़ता है। अंतरिक्ष में इतना समय 9 महीने बिताए हैं सुनीता विलियम्स ने, टू बी प्रिसाइज 9 महीने 13 दिन, और ऐसे में अब जब वो वापस आई हैं तो पहले तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके के बदलाव उनके शरीर में हुए होंगे इन 9 महीने 13 दिन। Namaskar, thank you for having me on the show, and Romana ji, so nice to be back on your panel. हमने कोविड में बहुत काम किया था, and you were an excellent journalist. तो ये बहुत first of all congratulations to all the women, especially Indian origin, and everybody on in this planet, because बहुत समय बाद युद्धों के बीच में एक इतनी अच्छी न्यूज सिविलाइजेशन के लिए आई है कि भारत ओरिजिन की सुनीता विलियम्स जो है एक्सीलेंट एस्ट्रोनॉट हैं और काफी उन्होंने 3 से ज्यादा स्पेस मिशंस कर चुकी हैं। वो 286 डेज रहने के बाद ऐसी परिस्थितियों में जो 8 से 10 दिन का प्लान था, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 9 महीने के करीब वो रहकर आई हैं। लेकिन ऑल दीज एस्ट्रोनॉट्स आर एक्सीलेंट फिजिकल एंड मेंटल शेप और वो रेडी रहते हैं, तो ये एक मिसहैप नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं कंसिडर करना चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और अगर हम मेडिकल की बात करें, मैं स्पेस मेडिसिन में सर्टिफाइड भी हूँ, तो जो ये एस्ट्रोनॉट्स आते हैं, पहली बात तो स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होती है, एक इशू वो है। दूसरा इशू ये है कि आप लोनली होते हैं, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन, जितना समय आप ज्यादा रहें वो उसके आप शिकार हो सकते हैं। और तीसरा है रेडिएशन एक्सपोजर, थाउजेंड्स ऑफ एक्सरे के बराबर का रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, और उस वजह से आपके अंदर और इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर, डीएनए डैमेज और रिपेयरिंग के अंदर इश्यूज आते हैं। और अगर आप देखिए तो क्योंकि ऊपर ग्रेविटी नहीं है तो हार्ट को ब्लड पंप करना बहुत आसान होता है। यही लोग जब और मसल
मेंटेन करने के लिए हमें ग्रेविटी चाहिए। अगर नहीं है ग्रेविटी तो आपकी मसल्स डिटोरिएट होती हैं, मसल्स का वेस्टेज होता है, साथ में आपकी बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकलता है। फिर आप जब धरती पे आते हैं तो आप वेट बेयर नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते। मैटर ऑफ फैक्ट सुनीता विलियम ने बोला पेन भी नहीं लिफ्ट कर सकती थी, ऑल्दो उनकी शेप बहुत ही अच्छी लग रही है अभी जब मैंने उनके टचडाउन के वीडियोस देखे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट पहले आते ही सबसे पहले आपको, क्योंकि इनर ईयर जो हमारे कान के अंदर का हिस्सा है उसके अंदर फ्लूइड होता है जो रीएडजस्ट करना पड़ता है, नीचे आके रीएडजस्ट होता है ग्रेविटी से। तो इनिशियली डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस बहुत कॉमन है पहले कुछ दिनों तक। तो जब ये लैंड की तो इनिशियल एक क्विक मेडिकल चेकअप हुआ, उसमें डॉक्टर्स इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद इनको ह्यूस्टन ले जाया जाता है जहाँ पे बेस है, जहाँ पे एक्सटेंडेड मेडिकल चेकअप होता है, हार्ट का, ब्रेन का, नर्व्स का, कैंसर स्क्रीनिंग होती है। क्योंकि मैं एक ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी पैंक्रियास स्पेशलिस्ट, तो किडनीज के अंदर भी इफेक्ट आता है और स्टोन्स भी फॉर्म होते हैं, तो उसको भी चेक किया जाता है। इसके अलावा स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है, अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं, कहीं मैलिग्नेंसीज आ सकती हैं, सर्कैडियन रिदम के इश्यूज आते हैं, और मेंटल स्क्रीनिंग होती है जिसके अंदर आप एंजाइटी, डिप्रेशन को स्क्रीन करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 हफ्ते, 6 हफ्ते आप समझिए लगेंगे इनको चलने में ठीक तरीके से और ड्राइविंग करने की बेसिक एबिलिटीज, क्योंकि ये बहुत ही सीजन्ड एस्ट्रोनॉट है और एक्सीलेंट फिजिकल और मेंटल शेप में है। व्हाट आई बिलीव इज शी डज योगा, योगा की प्रैक्टिशनर है वो, मेडिटेट भी करती हैं और अपने साथ भगवत गीता और गणेश जी को भी ले गई थी। तो ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो इनका अगर आप मेंटल स्टेमिना देखिए या स्ट्रेंथ देखिए, अभी दिवाली के आसपास इन्होंने विश भी किया था, हर स्पिरिट्स वर वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। तो मुझे लगता है इनके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, स्पेस बड़ा एक हार्श एनवायरनमेंट है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स की इतनी साल की ट्रेनिंग होती है। और स्पेस एक लग्जरी नहीं है, अब एक नेसेसिटी बन चुका है। फ्यूचर में वही वर्ल्ड को गवर्न करेगा जिसके पास स्पेस होगा। और स्पेस के मिशंस, जैसे अभी बात हो रही है मून पे, मून को वो एक सैटेलाइट, एक हब बनाना चाहते हैं जहां से फर्दर लॉन्चिंग हो। और 2029 या 2031 में इलॉन मस्क का प्लान है कि एक मैन्ड मार्स मिशन जाए जहां पे सेटलमेंट हो। और बाय द वे दैट विल बी अ वन वे सेटलमेंट मिशन, तो लोग लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए जाएं उधर। और अभी मैन्ड मिशन यूएस गवर्नमेंट प्लान कर रही है 26-27 में मून को, आफ्टर 1972। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपके माध्यम से उन स्टूडेंट्स को जो साइंस में रुचि रखते हैं, स्पेस में रचते हैं, उनको ये बताना चाहूंगा, दिस इज ब्रिलियंट टाइम टू गेट इनटू दिस फील्ड। मैं स्पेस हेल्थ साइंसेज से भी जुड़ा हूँ, उसमें भी आप अगर मेडिकल डॉक्टर हैं या आप बीएससी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं। और यहाँ की लीडरशिप बहुत सपोर्ट कर रही है। और हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो भी बहुत स्पेस में रुचि रखते हैं और बहुत ही सही रखते हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप, अगर आप देखें गवर्नमेंट सेक्टर पार्टनरशिप ने कितना अच्छा मिरेकल किया कि स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाए। इलॉन मस्क की कंपनी ने हैंड दिया और प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट किया, मिल के ले आए। इट्स अ विक्ट्री फॉर ह्यूमैनिटी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव डे और एक मोटिवेशनल डे है सब एस्पायरिंग लोगों को जो स्पेस में रुचि रखते हैं। और ये आपको रोमाना जी ये जान के खुशी होगी कि स्पेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे तेजी से बढ़ रही है। 475 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री एज ऑफ टुडे, 2034 तक 1.8 ट्रिलियन की एंटिसिपेटेड है। तो ग्रोथ CAGR जिसको बोलते हैं वो 7.5%। इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री। I would like to recommend people to consider space, जिसके अंदर आप अपना फ्यूचर कंसिडर करें। और इट्स अ एक्सीलेंट डे फॉर इंडियंस, एवरी वुमन, कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल सर, आपने इतने बढ़िया तरीके से इस पूरी फील्ड के स्कोप के बारे में भी यहाँ पर बताया। दर्शकों को यकीनन इससे बहुत फायदा मिलेगा और खासतौर से वो युवा जो अपने लिए कहीं ना कहीं एक विकल्प तलाश रहे होंगे कि आगे किस सब्जेक्ट में और किस तरीके से अपना करियर बनाए। लेकिन अगर सुनीता विलियम्स पर मैं दोबारा से आपको लेकर आऊँ सर, तो यहाँ पर जो पहले भी हम जानकारियां हासिल कर रहे थे कि साहब वो बेबी फुट हो जाते हैं, चिकन लेग्स की बात हो जाती है। मेरा सवाल ये कि आपने बताया कि साहब 6 से 8 हफ्ते उनको चलने में लगेंगे, मतलब 6 से 8 हफ्ते के बाद ही वो चल पाने की स्थिति में होंगी डॉक्टर धीरज कौर? और कब तक उनको मतलब निगरानी में रखना पड़ेगा डॉक्टर्स की, कितना समय लगेगा इस सब में? देखिए मिनिमम 4 to 6 वीक रखा जाता है, पर इनका एक्सटेंडेड हो गया 9 months। तो इन अ ऑनेस्ट ओपिनियन आई थिंक 6 to 8 weeks इज अ वेरी सेफ टाइम। पर ये पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक है, जैसे जैसे उनकी इंप्रूवमेंट, रिकवरी दिखेगी वैसे वैसे टाइम को रीअसेस किया जाएगा। पर आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इट टेक्स लिटिल लॉन्गर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हर सेफ्टी। वी वांट हर टू बी बैक स्ट्रांग इन हर फीट। और देखिए इनकी नॉलेज से आगे फ्यूचर एक्सप्लोरेशन मिशंस को बहुत फायदा मिलेगा। मैटर ऑफ फैक्ट
इनको तो मोदी जी हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट भी किया है भारत आने के लिए और मोटिवेट करने के लिए और टू बी अ पार्ट ऑफ द चंद्रयान मिशन एज वेल। तो मुझे लगता है इनके स्वास्थ्य के लिए पूरा देश कामना करता है। सही कह रहे हैं सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। दुआओं का दौर तो लगातार जारी है और ऐसे में वो रेडिएशन से डीएनए पर जो असर की बात कही जा रही है उस पर मैं चाहूंगी आप आगे रोशनी डालें। हमारे साथ लगातार घोष सर भी बने हुए हैं, लेकिन पहले जरा एक बार वो तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि वो तस्वीरें और इन्हीं तस्वीरों का तो पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था कि ये धरती की बेटी जो अंतरिक्ष परी बनकर वापस लौट रही है, सुरक्षित वापस। And splashdown. Crew 9 back on Earth. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. See Florida. 200 meters. Brace for splashdown. And splashdown. Crew 9 back on Earth. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. See Florida. 200 meters. Brace for splashdown. ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए बार बार दिखा रही हूं क्योंकि देखिए विज्ञान की, इंसान की तरक्की की गवाही ये तस्वीरें देख रही हैं। मतलब आज से 100 साल पहले की अगर बात की जाए तो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी मुमकिन हो पाएगा कि हम स्पेस तक जाएंगे और स्पेस में समय बिताकर वापस आ सकेंगे। लेकिन अब ये सब मुमकिन, और वो भी काफी हद तक आसानी से मुमकिन। हालांकि आसानी जो है वो कोट अनकोट करके मैं कह रही हूं, क्योंकि आने वाले समय में इसको और आसान बनाने और ऐसे एक दौर की हम कल्पना कर रहे हैं जब बाकायदा आप पर्यटक के तौर पर स्पेस में जा पाएंगे और वहां पर घूम फिरकर आसानी से वापस लौट पाएंगे। मैं जल्दी से जरा घोष सर का रुख करती हूं। और घोष सर, हम ये क्योंकि तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से ये स्प्लैश डाउन हुआ है, सुरक्षित वापसी हुई है, मैं चाहती हूं आप दर्शकों को बताएं सर, ये 17 घंटे लंबा सफर जो सुनीता विलियम्स का रहा है, इसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ? जी हाँ, ये लगा 17 घंटे, लेकिन सच पूछिए तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कुछ 250 मील ही ऊपर है, 254 माइल्स इन। ये एक एलियो में है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे घूम रहा है। तो जो एक्चुअल मतलब जो जर्नी का टाइम है वो केवल 55 मिनट्स या 1 आवर है। 56 मिनट्स लगा इसमें, वो 1 आवर है। तो अभी आप देखिए कि उन्होंने जब अनडॉक किया था कुछ सुबह 10:30 बजे, लेकिन वो यहाँ पर पहुंचे कब? 3:30 बजे। तो 3:30 बजे, तो इतना 17 घंटा वो क्या हुआ? क्या होता है कि अनडॉकिंग के बाद ये कुछ 200 मीटर दूर ये जो ड्रैगन कैप्सूल है वो चला जाता है और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ साथ कुछ देर तक वही स्पीड पे जाता है। अभी आप सोचिए कि ये ड्रैगन स्पेस कैप्सूल जो है इसका स्पीड कितना बन जाता है? 17,000 मील पर आवर, यानी कि 22 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। वो स्पीड पे वो घूमता रहता है। और फिर जब ग्राउंड स्टेशन से ओके आता है, इसी टाइम पे इतने सारे घंटे क्यों लगाए? इसलिए ताकि सब सेंसर, सब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको एक बार दोहराया जाए, चेक किया जाए। क्या वो होता है कि एंगल ऑफ डिसेंट क्या है? मैं इस बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत अहम है कि लोग कहते हैं अच्छा हाँ वहाँ पर तो आ गया फिर नीचे आ गया, अपने आप आ गया। ऐसा नहीं होता है। जो स्पेसक्राफ्ट आता है उसका एंगल क्या है? अगर एंगल छोटा है तो वो बाहर चला जा सकता है, यानी कि रिकोशिएट। आपने देखा अगर आप पानी पे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, कई बार वो ऊपर से रिकोशिएट करके चला जाता है। तो अगर वो एंगल कम है
तो वो बाहर चला जाएगा। मतलब वो अगर वायुमंडल में एंगल नहीं आ ज्यादा पाएगा। है तो एकदम सीधा, हाँ, वो वायुमंडल से बाहर चला जाएगा। अगर बहुत ज्यादा एंगल हो गया फिर वो सीधा आकर टूट भी सकता है। तो ये तो रही एक, तो एकदम एंगल ऑफ डिसेंट ठीक होना चाहिए। अच्छा, ये तो एंगल की बात रही। दूसरी बात क्या होता है, जब वो स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तब बहुत फ्रिक्शन होता है और जो गर्मी होता है वो बहुत बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि उसे 3,500 डिग्री फ़ारेनहाइट या कुछ 2,000 सेंटीग्रेड तक, इसके लिए स्पेशल मटेरियल से और हीट एब्जॉर्बिंग, हीट HEET मटेरियल जो है, और काफ़ी ऐसे मटेरियल्स हैं कार्बन फाइबर जिससे वो बनाते हैं। आपने देखा होगा जब वो कैप्सूल समुंदर पे स्प्लैश डाउन हुआ, वो एकदम लग रहा था कि वो झुलस गया है, इसलिए ताकि वो एकदम एक्चुअली जल रहा था। सुनीता विलियम्स और जितने भी एस्ट्रोनॉट थे वो बाहर क्या देखते हैं, वो जब जाता है ऐसे तो वो एक जैसे आग खाली देखते रहते हैं। अगर आप बाहर देखें उस टाइम पे उनको क्या दिखता होगा, उनको दिखता है कि केवल एक आग के गोले के अंदर बैठे हुए हैं और एक आग का गोला इतनी तेजी से आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि इसका स्पीड कितना था, 17,000 मील पर आवर। हाँ। उससे प्रति घंटा। तो वो आकर धीरे धीरे उसको कम करके जब स्प्लैश डाउन होता है तब उसका स्पीड हो जाता है 20 मील पर आवर। इसको और आपने सुना ही कि कितना गर्म हो जाता है। इसी टाइम पे और कठिनाइयां आती हैं, ये खत्म नहीं हुई। उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो बंद हो जाता है। इतना ज़्यादा हीट है कि और इतना ज़्यादा स्पीड है कि कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, और ये बहुत अहम है जी। तो सब कुछ ऑटो में होता है, फिर बाद में कम्युनिकेशन रीएस्टैब्लिश होता है, क्योंकि जहाजों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, ह्यूस्टन से कम्युनिकेट के लिए, मतलब वो कम्युनिकेशन जो है वो भी पूरी तरीके से कट जाता है। कुछ समय के लिए कम्युनिकेशन पूरी तरीके से कट जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि यान जो है वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है बाकी पूरी दुनिया से। मैं जरा सा सौम्य दत्ता सर का रुख करती हूँ। सौम्य दत्ता सर, हम यहाँ पर वापसी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो 17 घंटे का समय लगा है वापस आने में इस ड्रैगन यान के जरिए सुनीता विलियम्स को। काफी हद तक घोष सर ने एक्सप्लेन किया। जरा पैराशूट्स के बारे में बताइए प्लीज। ये पैराशूट्स किस स्टेज पे खुलते हैं, और पहले 2 पैराशूट और उसके बाद 4 पैराशूट खुल जाते हैं। सर, इसके बारे में प्लीज जरा जानकारी दीजिए। देखिए, इसके पहले मैं 2 मुद्दा जो पहले आप लोगों ने से बोला भी, थोड़ा सा गलतफहमी है जी। जो ऑर्बिट में कोई ग्रेविटी नहीं है, और उसके एक्चुअली ऑर्बिट में ग्रेविटी पूरा है, लेकिन आप ग्रेविटी में फ्री फॉल कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप जो आपको खींच रहा है, आप उसमें फॉल कर रहा है, तो आपको ग्रेविटी का खिलाफ आप काम नहीं कर रहे हो, वो है। तो आपको फीलिंग ऑफ फोर्स नहीं है, लेकिन वो फोर्स पूरा है। तो इसीलिए आपको प्लेस पे जो है ग्रेविटेशन नहीं है करना, ये सही नहीं, मतलब फिजिक्स का, विज्ञान का एंगल से थोड़ा सा गलत है। लेकिन दूसरा जो अभी आपने बात कर रहे हैं ना, जो पहला स्टेज पैराशूट नहीं है, जो घोष साहब बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। आप ऑर्बिट में, इसको फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी हम बोलते हैं, मैंने फिजिक्स का भाषा में, जो आपको ऑर्बिट में जाने के लिए ग्रेविटी आपको खींच रहा है, लेकिन आपको उसके खिलाफ कितना मिनिमम स्पीड में जाने से आप उसमें फ्री फॉल में आएंगे, लेकिन धरती का सरफेस में नहीं आ जाएंगे, वो फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी है, वो लो अर्थ ऑर्बिट का वेलोसिटी है। जितनी ऊंचा और दूर जाएंगे उतना आपको वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी आपको और डालना पड़ेगा जो स्पेसक्राफ्ट का इंजन से। तो इसमें और एक थोड़ा सा मैंने जो डॉक्टर साहब ने जो हाँ बोला, उसमें एक मैं ऐड करना चाहूँगा। ये हम सब जानते हैं, जैसे पहले एयरक्राफ्ट्स के 1903 में शुरू हुआ था, उसके बाद अभी इतना बढ़ गया। अभी हम लगते हैं कि 1950s में स्पेस का फ्रंटियर ओपन हुआ था, अभी बढ़ रहा है। लेकिन इस पे एक चीज़ साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में जाने के लिए भी ये बहुत एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। मतलब फ्लाइट में जितना एनर्जी आपको लगता है, वह गाड़ी लेके उससे मैंने
मल्टीट्यूड्स ऑफ स्केल में, उसमें स्केल का डिफरेंस हो जाता है, इतना ज़्यादा एनर्जी लगता है। और आज के दिन में जितनी रॉकेट जा रहा है स्पेस में, लो अर्थ ऑर्बिट में, बा मून में, बा बाकी जगह में एक्सप्लोरेशन में, ये सारे केमिकल एनर्जी से, मतलब जो केमिकल रिएक्शन है उसी रिएक्शन से जो एनर्जी बनता है वो बहुत लिमिटेड है। और ये जो आप धरती ऊपर ऑर्बिट से नीचे आने का, देखिए ऑर्बिट में गए हैं, इसके मतलब ऑर्बिट में कोई भी चीज है वो वही फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी जो ढोसा साहब बोल रहे हैं उसमें घूम रहा है। उसमें स्पेस ISS भी घूम रहा है, चाइना का तियांगोंग स्टेशन भी घूम रहा है, आपको मास्क का जो स्टारलिंक का सैटेलाइट वो भी उतना ही वेलोसिटी में घूम रहा है। तो उससे आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि धरती में आएंगे आके एकदम नियर जीरो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेज है जो फ्रिक्शनल लॉस, मतलब आप एटमॉस्फेयर में बहुत थिन है, ऊपर में, नीचे बहुत थिक है। महत्वपूर्ण जानकारी सर आप दे रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी और साथ ही आगे, क्योंकि दर्शक को तस्वीरें देख रहे हैं ना, वो किस तरीके से वो पैराशूट खुले, उसको लेकर दिलचस्पी होगी मेरे दर्शक के मन में।